हेलो फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं अपने जो सहकारी संगठन हम लोगों ने पढ़ा था अभी तक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, उनके टाइप्स क्या क्या होते हैं। ऑपरेशन के बेसिस पे हम लोग बात करेंगे। ऑपरेशंस में किस तरह के काम को करने के लिए कोई संगठन बना हुआ है, बस वही विभाजन है, बहुत ही ज्यादा आसान है। इसके बाद फिर हम लोग कंपनी फॉर्म को पढ़ेंगे, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है आज के सिनेरियो में, खासतौर से ग्लोबली भी देखेंगे तो भी। तो देखिए, सहकारी संगठन समिति बनाते क्यों हैं? मेनली सेवा भाव रहता है ना। और बिचौलिए जो होते हैं, मध्यस्थ होते हैं, इंटरमीडिएटरीज होते हैं, उनको सरपास करने के लिए, उनकी जरूरत ना रहे, उनको हटा दिया जाए और हम लोग जो भी सदस्य हैं उन लोगों को ज्यादा फायदा हो। ठीक, अच्छा। प्रचालन की प्रकृति के आधार पर ही डिवीजन है ये, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेशंस। प्रचालन मतलब ऑपरेशंस। अच्छा, अब ये समझिए कि एक पहला जो टाइप हम लोग को बताया जा रहा है वो है उपभोक्ता सहकारी समिति, कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इसमें क्या होता है, बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं, उनको ये लगता है कि बीच वाले जो लोग हैं, जैसे होता क्या है कि एक होलसेलर है जो बहुत बड़ी सी मात्रा में सामान बेच रहा है, फिर बीच में बहुत सारे लोग हैं जो होलसेलर से सामान खरीद ले रहे हैं और फिर बाकी लोगों को दे रहे हैं, कंज्यूमर्स को दे रहे हैं। तो कंज्यूमर्स को लगता है ये बीच वाला इंसान बहुत ज्यादा मुनाफा खा ले रहा है, तो अगर हम डायरेक्टली होलसेलर से सीधे सीधे खरीद लें तो बहुत फायदा हो जाएगा। लेकिन एक कंज्यूमर तो इतना सामान खरीदता नहीं कि होलसेलर के पास जा पाए, इसलिए कई कंज्यूमर्स ने मिलकर के ये डिसाइड किया कि हम सारे लोग एक साथ ही खरीद लेंगे होलसेलर से, और उसके बाद से अपने सदस्यों को बेचना स्टार्ट कर दिया। ठीक, तो इससे क्या हो जाता है सीधा सीधा कि जो बिचौलिया है उससे जो भी फायदा वो ले जा रहा था, वो वास्तव में जो भी सदस्य उनके बीच में शेयर हो गया, तो ऐसे ज्यादा फायदा हो जाता है। तो थोक विक्रेता से सीधे बड़ी मात्रा में क्रय कर लेते हैं और जो सदस्य उनको बेच दिया जाता है। और इनके अगर कोई प्रॉफिट होता है, ठीक है, देखिए सारी सोसाइटीज में लगभग ऐसा समझ के चलिए कि या तो पूंजी में उनके योगदान के हिसाब से बांट दिया जाता है सामान्यतः, या फिर यहाँ खरीदने की बात है तो जिसने जितना ज्यादा खरीदा उसको उसी हिसाब से प्रॉफिट मिल गया। ठीक, ऐसा हो जाता है। ऐसे ही हम लोग जब खरीदने, ये तो कंज्यूमर्स के लिए, ऐसे प्रोड्यूसर्स के लिए बनाते हैं, तो जब प्रोड्यूसर वाले केस में भी ऐसा होता है कि जिसने जितना ज्यादा प्रोड्यूस किया उसको उतना ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है, या फिर सोसाइटी की पूंजी में कॉन्ट्रीब्यूशन जिसने जितना किया था तो वैसा कर लेते हैं, और उसके कंपनी के अपने बायलॉज होते हैं, ओपिनियन होते हैं, उस हिसाब से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ऐसा ही दूसरा है उत्पादक सहकारी समितियां। तो बहुत सारे बड़े बड़े पूंजीपति हैं, कैपिटलिस्ट हैं, उन लोगों से बचने के लिए, उन लोगों से बचाने के लिए क्या करते हैं कि उन लोगों जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, अब बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं छोटे छोटे जिनको उत्पादन करना, उत्पादक है, तो ये लोग, इनकी परचेसिंग पावर बहुत कम होती है। परचेसिंग पावर समझते हैं कि मोल भाव करना है इनका। अब छोटा सा प्रोड्यूस कर रहा है तो वो बहुत ज्यादा प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, और जो कैपिटलिस्ट है वो बोलते हैं कि आप अकेले तो कुछ कर नहीं पाओगे। तो ऐसे बहुत सारे प्रोड्यूसर्स मिलकर के आ जाते हैं, उत्पादक करता बहुत सारे आ जाते हैं। अब ऐसे उत्पादन करता जो है या उत्पादक हैं, वो लोग क्या करते हैं, उनके एक साथ आ जाने से ही उनकी जो मोल भाव करने की ताकत होती है वो बढ़ जाती है कि अरे हम सारे लोग आपसे सामान नहीं खरीदेंगे। आप समझ रहे हो? जैसे मान लो मैं अकेला जाऊं सब्जी खरीदने के लिए और मैं बोलूं कि आप कितने को दोगे, तो बोलता नहीं नहीं भैया इतने में मिल रहा है तो लो, नहीं तो आगे बढ़ जाओ, है ना। अब अगर मेरे साथ 100 लोग जाएं और सारे 100 लोग बोले कि नहीं हमें इतने में ही चाहिए, आपको देना है तो नहीं तो नहीं देंगे, तो उसको लगेगा कि अरे फिर तुमसे कोई खरीदेगा ही नहीं, तो वो क्या करेगा, मोल भाव करने के लिए तैयार हो जाएगा सब्जी वाला। ऐसे ही आप समझिए कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो लोग मिलकर के किसी बड़े पूंजीपति की कोई कंपनी से कुछ खरीदना है, कुछ इंपोर्ट्स खरीदने हैं, तो वो सारी चीजों में निगोशिएशन अच्छा हो जाता है। और यहाँ पर भी वैसा ही है कि फायदे को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है, पूंजी में उनके जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से, या फिर जिसने जितना ज्यादा प्रोड्यूस किया सामान बाद में आगतों को खरीदने के बाद से। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो प्रोड्यूसर्स ने प्रोड्यूस किया उसको बिक्री के लिए भी ये लोग खरीद लेते हैं, यही और जो सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो खरीद लेती है कि आपने बना लिया, अब हम लोगों ने एक साथ बना करके इकट्ठा किया हुआ है, अब एक साथ ही बेच देंगे। ठीक, तो वो दूसरे एंड वाला काम भी हो जाता है। तीसरा जो काफी इंपॉर्टेंट है, मार्केटिंग से रिलेटेड कोऑपरेटिव सोसाइटी, विपणन बोलते हैं हम लोग इसको हिंदी में। इसमें क्या करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको अपना सामान बेचना है। अब सामान बेचने की जो पूरी प्रोसेस होती है उसमें दो तीन चीजें बहुत मैटर करती है रियल लाइफ में। जैसे साबुन है, साबुन बनाना बहुत सस्ता पड़ता है, बहुत ही ज्यादा सस्ता होता है, लेकिन बहुत, अगर आप खुद से घर में साबुन बना करके सस्ते में बेचना स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आपको साबुन कोई खरीदेगा नहीं। क्यों नहीं खरीदेगा? वहां पर मार्केटिंग और ब्रांड का बहुत बड़ा फर्क होता है। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स है साबुन के जो जो लोगों के दिमाग में बैठ गए तो लोग वही साबुन खरीदते हैं। आप कितना भी उससे अच्छा बनाने की कोशिश कर लो, कम पैसे में दोगे, लोग नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वहां पर ब्रांड बहुत मैटर करता है। ठीक, ऐसे ही मार्केटिंग में कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें जो ब्रांड पर बहुत डिपेंड करती हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसके लिए मार्केट दूर है, तो आपका ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है, जैसे दूध है, सब्जियां हैं, तो वहां पर आपको ट्रांसपोर्ट भी अच्छे से करना है, साथ में ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पर भी एक तरह से उसका भंडारण अच्छा हो कि वो खराब ना हो जाए, तो कोल्ड स्टोरेज चाहिए होते हैं। साथ में
जो टैंकर होते हैं उनमें भी अंदर फ्रीजर की व्यवस्था होनी चाहिए कि दूध अंदर ठंडा बना रहे। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। अब एक अकेला इंसान ऐसा कर नहीं सकता, तो लोग क्या करते हैं कि लोग मार्केटिंग के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं। ठीक, अब इसमें जितने भी लोग हैं सदस्य, उन लोगों से उनके प्रोडक्ट को कलेक्ट कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है, और इकट्ठा करने के बाद से फिर उसको ट्रांसपोर्ट करना है, उसको भंडारण करना है, उसकी पैकेजिंग करनी है, उसकी ब्रांडिंग करनी है, ये सारा काम करते हैं। और इसमें हमें अमूल बहुत अच्छा उदाहरण मिलता है। अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया मैं पहले बता रहा था, तो इंडिया में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कोऑपरेटिव सोसाइटीज में से वो एक है। ग्लोबली भी देखेंगे तो बहुत ऊपर आता है अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटीज के टर्म्स में। तो ये काम किया जाता है। इसमें भी वही है कि जो मध्यस्थ है उनको हटा दिया जाए, उत्पादों के लिए अनुकूल बाजार सुरक्षित कर लिया जाए। सुरक्षित करने का मतलब समझ रहे हैं, जैसे साबुन कंपनियां हैं तो उन्होंने अपना अपना मार्केट शेयर कैप्चर कर रखा है और कर लिया कि हाँ लोग ये ब्रांड तो खरीदेंगे ही। अब नया कोई साउंड लेकर के आएगा तो उसको बड़ी समस्या होगी। और बाकी सेगमेंट में भी ऐसा होता है। मुझे याद है एक दूध आया था नमस्ते इंडिया करके, बहुत दिन पहले से उन्होंने एडवर्टाइजमेंट देना स्टार्ट किया था, आया नहीं था तो समझ में नहीं आता था कि क्या आ रहा है, तो उन्होंने ऐसा कुछ ये स्टार्ट किया था कि कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है, गाढ़ा मजा, और इस तरह से कुछ कई चीजें लिखा करते थे। दैनिक जागरण में, अखबार में निकला करता था उस टाइम पर। तो बहुत दिन तक उन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया। क्यों? क्योंकि वहां पर, मैं कानपुर में था तो वहां पर एक पराग नाम का प्रोडक्ट चला करता था दूध का, और अमूल चलता ही था। तो एक नए प्रोडक्ट को लेकर के आने में बहुत ज्यादा मार्केटिंग लगती है, और कई बार ऐसा होता है कि जब तक वो मार्केटिंग या ब्रांडिंग नहीं है तब तक आपको उचित दाम नहीं मिलेगा। तो इन सारी चीजों के लिए क्या आता है, और इसमें करते क्या है, पूलिंग कर लेते हैं। पूलिंग समझ रहे हैं? सारे लोगों से उनका जो उत्पाद है वो इकट्ठा कर लिया, फिर उसका परिवहन किया, भंडारण किया, पैकेजिंग आदि 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 किया। अब बाजार सुरक्षित करने के बाद क्या होता है, सदस्यों की प्रतियोगी स्थिति में सुधार कर देते हैं। प्रतियोगी स्थिति में ऐसी ब्रांडिंग से, मार्केटिंग से सुधार होता है, पैकेजिंग से होता है, और उनके उत्पाद का, जिससे कि उनको उचित दाम मिल पाए। अच्छा, ये भी हो गया, आसानी है। ऐसे किसानों को बहुत सारी जगह पर जो इनपुट्स हैं, आगत है, फर्टिलाइजर्स हैं, बीज हैं, इन सारी चीजों में समस्या आ रही होती है। तो इसके लिए भी ये लोग कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे सीमांत किसान है हमारे देश में। सीमांत, इनके पास बहुत ही कम जमीन होती है, 0.8 हेक्टेयर से कम। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से क्लासिफिकेशन है। आधा हेक्टेयर को भी कई जगह पर मानते हैं, उससे थोड़ा बड़ा तो स्मॉल फार्मर्स भी बोलते हैं, बहुत छोटे किसान। तो ऐसे किसान लोग क्या करते हैं कि अगर आप सारा काम खुद से करोगे, मुझे ट्रैक्टर चाहिए है, अगर सारे लोग एक साथ पूरा खेत जुतवा लें, सारे लोग एक साथ काम करें, तो मेड़ बनाने की आवश्यकता नहीं है। अपने अपने प्रपोर्शन में, अपने अपने अनुपात में बेनिफिट ले लो। तो थोड़े बड़े स्तर पर 8 या 10 किसान मिलकर के, 10 से ज्यादा होंगे तभी सोसाइटी बनेगी। अगर सारे लोग एक साथ खेती करना स्टार्ट करते तो काफी लागत जो है बच जाती है। और साथ में जो एक फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड, देखो जो जमीन है, उपजाऊ जमीन है, उसको जोतने में कई बार ऐसा होता है कि जितना छोटा छोटा आप टुकड़ा करते चले जाओगे, उससे कई नई तरह की समस्याएं बननी होती है। एक तो मेड़ होता है, बहुत सारे एरिया बेकार में चला जाता है। दूसरी चीज हो जाती है कि बहुत सारी चीजें, वही ट्रैक्टर वाले जैसे मैंने एग्जांपल दिया, कि आप एक साथ बहुत बड़ा खेत जुतवा लो तो काफी अच्छा रहता है। स्टोरेज की भी बात हो जाती है, बहुत सारी ऐसी कॉस्ट होती है जो बच जाती है अगर लोग साथ में खेती करना स्टार्ट कर दें। एक लेवल का कम से कम जो लैंड एरिया है वो मिल जाए। अब बहुत छोटे छोटे लोगों के खेत हैं, तो कई बार लोग साथ में जब खेती करते हैं तो उसके लिए भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना देते हैं। तो ऐसे में क्या हो जाता है, उचित मूल्य पर आगत मिलने वाला तो मैंने बताया था पहले, फिर साथ में मिलकर खेती करने की जब इच्छा होती है तब भी लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। और इससे क्या हो जाता है, जो खंडित भूजोतों, ठीक है, इसको खंडित भूजोतों को मैंने बोला था फ्रैगमेंटेड लैंड्स, जो छोटी छोटी उनके पास जमीन के टुकड़े रह गए जिस पर वो खेती कर रहे हैं, तो उससे जो संबंधित समस्याएं हैं उनका भी हल मिलने में सहायता होती है। पूरी तरह से हल तो नहीं होता, लेकिन हाँ सहायता हो जाती है। अब आते हैं हम लोग सहकारी ऋण समितियों पर। ऋण समितियां मतलब क्रेडिट सोसाइटीज बोलते हैं। तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऐसी सोसाइटीज गांव की अर्थव्यवस्था में जो सूदखोरी है वो बहुत हद तक ग्रामीण विकास, जो हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा हुआ है अपना कक्षा 11 इकोनॉमिक्स में है, उसमें ये देखा हुआ था कि सूदखोरी की वजह से बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा ही जीवन भर ब्याज देते चले जाते हैं, और उनकी गरीबी का बहुत बड़ा कारण सूदखोरी बनता है। ऐसे में 4%, 3%, 5% पर लोग ब्याज देते हैं एक महीने के लिए। सोचिए इतना महंगा ब्याज रहता है। तो उससे बचाया जा सके तो लोग क्या करते हैं, खुद से कुछ, सबके पास कुछ कुछ पैसे हैं, सब लोग मिलाकर के कुछ पैसे इकट्ठे करते हैं कि ये पैसे हैं, फिर अपनी अपनी बचत होती रहती है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, उसको भी डालते रहते हैं, तो जमा भी करते रहते हैं। तो एक समिति बना ली है कि हम लोग खुद से ही पैसा जमा करेंगे। हम में से जिसको भी जरूरत होगी, किसी का शादी है, किसी का बीमारी है, किसी का कुछ छोटा सा प्लांट लगाना है या कोई भी बिजनेस करना है, तो जिसको भी पैसे की जरूरत होगी हम लोग दे देंगे, ब्याज लेंगे, लेकिन इतना
एक होता है ना कि ऐसे खून निचोड़ लेने वाला ब्याज जो सूदखोर लोग लेते हैं, वैसा नहीं लेंगे, तो वो उसके लिए भी बना लेते हैं। अब ऐसी जो सोसाइटीज होती है, इसमें क्या होता है, इनको हम लोग बोलते हैं सहकारी ऋण समितियां या फिर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। सदस्यों से एकत्रित की गई पूंजी और साथ में उनके जमा करते रहते हैं, जैसे जैसे बचत होती रहती है। जरूरतमंद सदस्यों को, जिनको जरूरत है, उन लोगों को हम क्या कर देते हैं, कम ब्याज दर पर ऋण दे देते हैं। अब अगला जो हमारा दे रखा है वो है सहकारी आवास समितियां। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास उतनी अच्छी अर्निंग नहीं होती है, कम आमदनी है, लेकिन घर बोलते ना, रोटी कपड़ा मकान, तो रोटी और कपड़ा तो चल रहा है, लेकिन मकान लेने से भी एक आत्मसम्मान भी बहुत आता है। और कई तरह की छीछा लेदर जो होती है ना, छीछा लेदर हमारे यहाँ एक लोकल डायलेक्ट का शब्द, शायद आपको समझ में ना आया हो, बहुत घिचपिच होती है। मकान मालिक ये बोलता है कि अरे एक मूवी आई थी अभी गुलाबो सिताबो, मैंने नहीं देखा, ट्रेलर देखा, मूवी तो मैं देख नहीं पाता हूँ, तो पता नहीं उसमें कैसी सिचुएशन है, लेकिन इस तरह का कुछ शायद केस होता है। तो मकान मालिक और किराएदारों के बीच में बहुत झगड़े होते रहते हैं, एक दिमाग में बहुत टेंशन भी बनी रहती है, और एक जो बच्चे हैं उनको भी इस तरह का माहौल देखने को मिलता रहता है। तो वो सारी चीजों से बचने के लिए मकान बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। और मकान इकोनॉमिक टर्म्स में भी एक किसी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि बहुत सारी फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस हैं। जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा डिटेल में। तो ऐसी स्थिति में जिनकी आमदनी कम है वो लोग भी मकान खरीद पाए और अच्छे से कम पैसे में मकान बना पाए, या फिर मकान बन गया है तो उसका पैसा का भुगतान किश्तों में करते रहे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इन सारे उद्देश्यों के लिए भी मकान से संबंधित आवास के लिए सहकारी समितियां बन जाती हैं। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटरशिप को भी इंपॉर्टेंट मानेंगे, हिंदू फैमिली बिजनेस को उतना इंपॉर्टेंट नहीं मानेंगे, क्योंकि सिर्फ इंडिया में है और धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। और उसके बाद से पार्टनरशिप्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन पार्टनरशिप का नंबर उतना ज्यादा नहीं रहता, और पार्टनरशिप में भी कुछ तरह की समस्याएं रहती हैं। जैसे कि सबसे बड़ी समस्या तो होता है असीमित दायित्व होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। और उसके बाद से कोऑपरेटिव सोसाइटीज का उद्देश्य सेवा भाव वाला ज्यादा है, व्यवसाय में जितना शोषण हो रहा है वो शोषण ना हो पाए, है ना, उस तरह की चीजों के लिए है। और प्रजातांत्रिक स्ट्रक्चर है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। लेकिन कंपनी फॉर्म जो है, अगर आप आज पूरी दुनिया में देखेंगे तो सबसे ज्यादा पावरफुल कोई अगर इंस्टीट्यूशन है तो धीरे धीरे कॉर्पोरेट्स बनते चले आ रहे हैं। कॉर्पोरेट एक तरह से कंपनीज को आप समझ सकते हैं। कई ऐसे देश हैं, देखिए कुछ साल पहले, 400-500 साल पहले तक धर्म का समाज पर बहुत बड़ा प्रभाव था, बहुत ही बड़ा प्रभाव हुआ करता था। फिर नेशन स्टेट्स निकल करके आए, नए नए देश निकल करके आए। जो देश का कॉन्सेप्ट था वो बहुत नया है। फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिका का जब आजाद हुआ था उसके टाइम से समझ करके समझिए कि जो देश का जो मॉडर्न नेशन स्टेट, उसका कॉन्सेप्ट बहुत पुराना नहीं है, 250 साल के आसपास पुराना है। और भारत जैसा देश तो 1947 में आकर के आजाद हुआ। तो जो एक इंटरनेशनल बाउंड्री है, वीजा है, पासपोर्ट है, फिर कस्टम्स ड्यूटी है, ये सारी चीजें बहुत नई हैं, बहुत पुरानी नहीं है। बहुत पुरानी है भी तो उतने ऑर्गेनाइज मैनर में चीजें नहीं थी। तो राष्ट्र का बहुत महत्व आने लगा। तो समाज में, लोगों के दैनिक जीवन में राष्ट्र बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और अभी राष्ट्र भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कॉर्पोरेट बहुत इंपॉर्टेंट होते चले आ रहे हैं। मैं जो भी यूज कर रहा हूँ अभी, ये जो माइक है, ये पंखा है, मोबाइल है, सारा किसी ना किसी कंपनी ने बना रखा है, लाइट्स है, मार्कर है, सब कुछ। तो अगर मैं देखूंगा कि कौन मुझे कितना ज्यादा प्रभावित कर रहा है, तो कॉर्पोरेट कंपनीज मुझे जितना प्रभावित करते हैं मेरे जीवन को, उतना शायद अब कोई और इंस्टीट्यूशन इन जनरल लोगों के जीवन को प्रभावित नहीं करता है। ठीक, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में। बाकी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। ये एक छोटा सा वीडियो था, इसको जल्दी से देख लिया। ये सारी चीजें इतनी आसान है, आप बस सुनते जाओगे ना, तो आपको कहीं से और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।